हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? यहाँ हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मेघ गर्जन। तो मेघ गर्जन से क्या अर्थ है? मेघ गर्जन से अर्थ है कि मौसम संबंधी घटना है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमारी जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। बात करें ओजोन मंडल की, तो ओजोन मंडल क्या करता है, हमारा जो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें यानी परावैंगनी किरणें होती है, उनसे हमें रक्षा ओजोन मंडल करती है। समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाई जाती है। और समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अब बात करें आयन मंडल की, तो आयन मंडल में संचार संबंधी अर्थात जितने भी हमारे फोन है, रेडियो है या उपग्रह है, ये सभी संबंधी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है। तो इन सभी फैक्ट को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। हमारा अगला सवाल है, और हमारे अगले सवाल में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो चुनिंदा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही हमारे बताए हुए पॉइंट को भी अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि वहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। अरल सागर झील कजाकिस्तान देश में है। जब बात कजाकिस्तान की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना में है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमोट टोकाय है। साथ ही कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है कजाकिस्तानी तेंगे। जब बात अरल सागर की हो रही है तो अरल सागर से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों कि अरल सागर को द्वीपों की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरल सागर को द्वीपों की झील कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सभी को भी आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़। जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ किस राज्य में है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य में है। बात यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला ऊंचा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विजय स्तंभ कितना मंजिला है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 मंजिला। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यह भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। जब बात आइसलैंड की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजेविक। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन। आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है?
आइसलैंड की मुद्रा का नाम क्रोना है। अब हमारा यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, नार्वे। तो नार्वे से रिलेटेड एक बहुत ही विविध सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नार्वे को। नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। कुश्ती विश्व का सबसे पुराना खेल है। हमारा अगला सवाल है, हमारे खून को कौन शुद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो खून का शुद्धिकरण करता है वो हमारा किडनी करता है। जब बात किडनी या वृक्क की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे वृक्क का वजन कितना होता है, तो वृक्क का वजन 120 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में होता है। वृक्क के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वृक्क के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वहीं वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य मूत्र त्याग करना, शरीर के अतिरिक्त विषैले पदार्थ को हटाना और शरीर के ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करना होता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, संसद के कितने सदन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन संसद के होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होती है, वहीं राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। साथ ही लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए एज आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए एज हमारा 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का पहली बार बैठक कब हुआ था, तो लोकसभा का पहली बार बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। वहीं राज्यसभा का पहली बार बैठक कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। साथ ही राजा रवि वर्मा को द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। जब बात सर्वोच्च न्यायालय की हो रही है तो आइए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला सवाल है, माउंटेन मैन किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, गरस्ता चालीसा किस प्रकार की पवने हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछुआ पवने। गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा ये सभी पछुआ पवने के उदाहरण हैं। हमारा अगला सवाल है,
भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी। और ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री कब बनी? 1999 ईस्वी में। और वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के प्रथम विजेता थे। हमारा अगला सवाल है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से सर्वोच्च कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। जब बात संविधान की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद है। कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं और यह 25 भागों में विभाजित है। परंतु जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और ये 8 अनुसूचियों में विभाजित थी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है? भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही है, यानी प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी। यह ना तो पूरी तरह से समाजवादी है और ना ही पूंजीवादी। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। जब बात लॉर्ड कैनिंग की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया था। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनके कार्यकाल में सन 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। और इन्हीं के कार्यकाल में मैकाले के अनुशंसा पर सन 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। पूसा, सिंधु और गंगा एक किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। और गेहूं कौन सा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। हमारा अगला सवाल है, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसाका। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है।
अच्छा, यहाँ पर हमसे एक पॉइंट पूछा गया है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर का अर्थ क्या होता है? तो मैनचेस्टर का अर्थ होता है कपड़ों का जहां प्रमुख केंद्र होता है, जहां सबसे ज्यादा कपड़ों का प्रमुख केंद्र होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। और ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, क्योंकि ओसाका में सबसे ज्यादा कपड़ों का केंद्र है। साथ ही भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद। वहीं अगर पूछा जाए भारत में कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कानपुर। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा अहमदाबाद। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। साथ ही आप उन्हें अच्छे से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे बताए हुए क्वेश्चन एवं पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मैंने जो भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। साथ ही जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो सारे पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभी पॉइंट से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो सभी क्वेश्चन और सभी पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। जब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार का नाम क्या है? दुर्गा पूजा। और पश्चिम बंगाल के लोक गायन का क्या नाम है दोस्तों? छऊ नृत्य। यहाँ का छऊ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सरहुल का पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी था, झारखंड। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल। आज का सवाल है, वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।